नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीजों की भारत में पुष्टि हुई है। ये नई चुनौती सामने आई है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें किसमें कितना है दम, ये लेकर हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जिस तरह की सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, आज बीरभूम के बोलपुर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे यहां पर बीजेपी को ललकार लगाई है। एक के बाद एक इस तरह के तीखे हमले किए गए, जिससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसमें कितना है दम। वो सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, और जहां जहां बीजेपी ने अपने सियासी सिपहसालार को खड़ा किया है, वहां वहां खुद दीदी पहुंच रही हैं और वहां पर चुनौती पेश कर रही हैं। वैसे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। करीब 9 दिनों पहले अमित शाह ने बोलपुर में रैली की थी और ममता बनर्जी पर जमकर वार किया था। आज उसी बोलपुर में ममता बनर्जी ने रैली की और बीजेपी पर चुन चुनकर पलटवार किया है। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों को जीत लेने का दावा कर रही है, तो ममता बनर्जी ने चुनौती दी है कि पहले 30 सीट तो जीतो। दीदी शायद ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी। तो लगातार यहां अपना अपना दम दिखाने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में। आपको बताते चले अगले साल यानी कि 6 महीने के भीतर मई तक वहां पर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस तरह की सियासी लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में छिड़ी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। बोलपुर एक बार फिर बंगाल की सियासत के सेंटर में है। ममता बनर्जी चुनौती देकर पूरी तैयारी के साथ दम दिखाने उतरी है। पहले 5 किलोमीटर की पदयात्रा और फिर रैली से सीधा बीजेपी पर अटैक। আর মানুষে দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। আমাদের মিছিলে দেখুন কত মানুষ, লক্ষ লক্ষ, কটা মাত্র ফ্ল্যাগ, আর ওদের দেখবেন 10টা লোক তো 5000 ফ্ল্যাগ, আর এই ফ্ল্যাগটা বহন করে তারা এজেন্সি লোকে। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए और सुनिए कुछ दिनों पहले बीजेपी के दिग्गजों ने अपने बंगाल दौरे में क्या दावा किया था। आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखा। पता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पदयात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी नजारा देखने को मिला। रविंद्र संगीत की धुन पर कार्यकर्ताओं और लोगों के कदम दीदी के दम की तस्दीक करते रहे। पदयात्रा को पूरी तरह बंगाली कल्चर पर फोकस किया गया। आज के বলছে ওটা পরিবর্তন করবে। আমি শুধু বলি একটু টাচ করে দেখো। दिलचस्प ये कि दीदी की रैली में वो बाउल गायक वासुदेव भी नजर आए, जिनके घर जाकर अमित शाह ने भोजन किया था। करीब 9 दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोलपुर में रैली की थी। बीजेपी के दिग्गज की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी थी। अमित शाह ने उस दिन सूबे की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। कि 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में
अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। ममता ने अमित शाह की रैली के बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो 29 दिसंबर को बोलपुर में रैली करके बीजेपी को जवाब देंगे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। বাংলা ইলেকশনের জন্য আসছে, আগের পাতা ছিল না। প্রতি সপ্তাহে একবার চায়ের সাথে 5 স্টারের খাবার, সপ্তাহে একবার করতে আসছে দরবার, সাথে চাই 5 স্টারের খাবার, আর দেখাচ্ছে ওটা আদিবাসীর ঘরবাড়ি, আদিবাসী পাহাড়দার। না বন্ধু, তা নয়। আমার আদিবাসী ভাই বোনেদের অপমান করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। बोलपुर में ममता बनर्जी ने दम दिखाया तो उधर नंदीग्राम में कभी उनके बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने दम दिखाया। लेकिन अधिकारी की रैली से पहले जमकर बवाल हुआ। बसों में भरकर रैली के लिए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, मारपीट की गई और बस में तोड़फोड़ हुआ। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया। जितने असफल निकम्मे ऑफिसर हैं वो सबसे उनको यहाँ जिम्मेदारी सामने दी जाती है। जितने सफल और अच्छे काबिल ऑफिसर हैं सबको गैरेज में भेजा गया है। ऐसे खाली आईपीएस नहीं, आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस के सैकड़ों ऐसे ऑफिसर हैं जो काबिल हैं, जो बंगाल के लिए अच्छा काम कर चुके हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, जबकि केवल तांबेदार नहीं करते हैं, जो हुजरी नहीं करते हैं, इसलिए उनको सब जगह गैरेज किया गया है। इसलिए आज एडमिनिस्ट्रेशन का यह हाल है। बंगाल में बवाल है, मई में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा जैसे जैसे वक्त बीतेगा बवाल और बढ़ता जाएगा। सत्ता बचाने और सत्ता बनाने की जंग धीरे धीरे और धारदार होगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और बीरभूम से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल का राजचरित्र और रक्त चरित्र सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन किसका होगा बंगाल, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमृजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पिता घोष जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में सीपीआईएम के लीडर डॉक्टर फौद हलीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा आपसे ही करते हुए, दीदी ने सीधी चुनौती दी है बीजेपी को, ये कहते हुए कि 294 का सपना तो भूल जाएं, पहले 30 सीटें ही जीत कर दिखा दें। चित्रा जी, याद करिए, ठीक इसी प्रकार का चुनौती दीदी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी कहती थी कि एक तो सीट जिता के दिखाओ। आपने देखा किस प्रकार से 18 सीट, 2 सीट से 18 सीट तक का सफर हमने तय किया और एक बहुत बड़ा जंप वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में तय किया है। देखिए चित्रा जी, आप तो चुनाव को समझती है, एक बात आप बताइए, अभी आपने कहा कि दीदी ने बोलपुर में अपनी रैली निकाली, दीदी ममता जी ने जाके इससे पहले भवानीपुर में रैली किया, ममता जी डायमंड हार्बर में जाके रैली करेगी। मतलब देखिए, ये जो पेस है, ये जो रैली को सेट करने का विषय है, कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले हम जाते हैं, हम जाके रैली करते हैं, उसके बाद दीदी उस जगह पहुंच जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं ये बौखलाहट को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 25 तारीख को, इसी महीने दिसंबर के 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने जब एक बटन दबाया था, 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के अकाउंट तक पहुंच गए थे डीबीटी के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के रूप में। 70 लाख ऐसे किसान थे बंगाल के अंदर जिनको वंचित रखा गया है किसान निधि से। आप बताइए क्या अन्याय हो जाता अगर इन 70 लाख किसानों को ये अकाउंट में पैसे दिए जाते। नहीं, ऐसे 80 स्कीम्स हैं बंगाल के अंदर जिनको वंचित रखा गया है, सेंटर के जो लाभ दिए जा रहे हैं उनसे। आखिर क्यों रखा जा रहा है? ममता बनर्जी ये चिट्ठी क्यों लिख रही है अब केंद्र को कि ये पैसा आप डीबीटी मत करो, डायरेक्टली किसान के अकाउंट में मत भेजो, आप मुझे दे दो, मैं खर्च करूंगी। ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है और एक बहुत बड़े असमंजस की स्थिति, एक बहुत बड़ी विद्रोह की स्थिति जमीन पर है। तभी तो आज शुभेंदु अधिकारी जैसे, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक करना, ये क्या होता है? ये लोकतंत्र है। और यहां पर अर्पिता घोष जी, 2019 बहुत ज्यादा समय बीते नहीं है, जब 22 आपको मिली थी, 18 पर बीजेपी जीती थी, तो भूल गए क्या टीएमसी इस बड़ी जीत या इस कांटे की टक्कर को? हम लोग नहीं भूले हैं। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा की चुनाव है।
क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि ऑपोजिशन जो थे इतने एक साथ हो नहीं पाए थे, कोई फेस नहीं आया था। और ऑपोजिशन के चलते हमें लगता है कि ये जो तब जो मोदी का जो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लहर फैलवा रहे थे चारों तरफ, उसका एक असर हुआ है। और 19 का रिजल्ट से हम लोगों को भी एक समझ में आ गया है कि कुछ हम लोगों की जितना भी प्रॉब्लम थी वो हमने अपने आपस में सलटा लिए हैं। अभी जो संबित जी ने बता रहे थे कि देखिए कि ये है वो है देखिए शुभेंदु अधिकारी एक नाम है, जरूर हमारे बड़े लीडर थे, पर किसी एक के जाने से आपकी बात पर हंस रहे हैं वो, आता है, आपको भी पता है। हाँ। और ये आप लोग भी देख लीजिएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं, आप एक किसान निधि की बात बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं 30 दिनों से किसानों ने बैठे हुए हैं, उसके चलते मोदी जी का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बंगाल के 70 लाख मिला नहीं है, आपको किसने बोला मिला नहीं है? हम लोग अपना गवर्नमेंट से दे रहे हैं। आपको किसने बता दिया कि जो मोदी जी देंगे वही देना है और गवर्नमेंट कुछ दे नहीं सकता है? ऐसा कैसा है? कैसा बता रहे हैं आप? क्यों आपको इतना सुधार करना है तो क्यों नहीं वो जो किसानों बैठे हुए हैं दिल्ली के ये बॉर्डर लाइन पे, उसको क्यों नहीं आप लोग बात कर रहे हैं? तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी ना कि आप भी दे, राज्य सरकार भी दे, केंद्र सरकार भी दे, तो डबल फायदा किसानों को हो जाएगा। अर्पिता जी, ऐसी कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्यों पैसा रोक लिया जाता है? कुछ नहीं होगा। हाँ। हम आपको बताएं, जो भी है आप लोगों का जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, ये देखिए टारगेटेड हो रही है, और जो टारगेटेड हो रही है वो वोट को टारगेट करते हैं। अगर इतना ही किसानों के लिए सोच है तो पहले दिल्ली के बॉर्डर में जो इतने जारे में बैठे हुए हैं उनके लिए पहले सोचिए, उसके बाद बंगाल के 70 लाख के लिए सोचिएगा। ठीक है, पहले वो सोचिए। डॉक्टर फौद हलीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीपीआईएम के लीडर। लेकिन संबित पात्रा वो कह रही हैं कि पहले दिल्ली में जो किसान बैठे हुए उनके बारे में सोचे, फिर बंगाल के किसानों तक पहुंचिएगा, क्योंकि यह ममता दीदी है। देखिए अर्पिता जी ने, हाँ ठीक है, अर्पिता जी ने ना जानते हुए अनायास ही सत्य को कह दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो किसान सम्मान निधि है वो टारगेटेड डिलीवरी हो रही है और ये उचित नहीं है, उससे वोट मिल जाएगा। किसको टारगेट किया जा रहा है? जो किसान है और जिसका अकाउंट खुला हुआ है उसी को ना टारगेट किया जा रहा है। ये लिस्ट तो आप लोग देंगे कि कौन किसान है, हम तो बना के नहीं करेंगे। हमने चिट्ठी लिखा ममता जी को, ममता जी आपके कौन से किसान हैं आप वो लिस्ट दीजिए, उनके अकाउंट में डायरेक्टली टारगेटेड पैसा जाएगा। तो आप बोल रही टारगेटेड पैसा नहीं जाना चाहिए, अर्थात कट मनी और इलेक्शन फंड हमारे पास आना चाहिए, हम देखेंगे उस पैसे का क्या करना है। अर्पिता जी, अर्पिता जी एक सेकंड, अर्पिता जी एक धैर्य रखो। अर्पिता जी ऐसे ठीक नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए दंगा बोल नहीं, मैंने दंगा नहीं करना चाहिए कभी, आराम से। अर्पिता जी मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, आप सुन लीजिए, ऐसे पत्थरबाजी ठीक नहीं है। देखिए अर्पिता जी, आपने कहा टारगेटेड है, ये जो पैसा है ये टारगेटेड है, इसमें वोट मिलेगा। मतलब आप किसानों को, क्योंकि किसान मोदी जी को वोट कर देंगे तो आप ना, आपने अभी कहा था, आपको रिवाइंड करके सुना दिया जाएगा, हमने आपने कहा कि टारगेटेड है, टारगेटेड होना चाहिए। चित्रा जी आप इनको जरा रिक्वेस्ट करिए अर्पिता जी को कि बीच में नहीं बोला जाता है, आराम से बोल लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने, संबित पात्रा जी आज ये भी आरोप लगाए हैं कि टीएमसी बरगद का बड़ा पेड़ है, आप पैसे लेकर उनके एमएलए भले ही खरीद लीजिए, लेकिन पूरे टीएमसी को खरीदने की हैसियत किसी में नहीं है। देखिए अभी अर्पिता जी ने क्या कहा कि 2019 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिली उससे हम भी जग गए, और जो हमारे बीच में आपसी तनाव था, जो प्रॉब्लम्स थी, हमने उसको आपस में बैठ के सल्टा लिया है, कोट अन कोट। आप देख सकते हैं उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमने आपस में सल्टा लिया है। क्या सल्टाया है मैं बताता हूं। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि 75% कट मनी आप मुझे दे दो, 25% कट मनी आप अपने घर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है नहीं, कट मनी 25% ही लो, उससे ज्यादा जो अगर लोगे तो वो कट मनी रिटर्न कर दो, वो कट मनी वापस कर दो। यही सल्टाया है आपस में बैठ करके। और ये इनके सारे विधायक अगर बिकाऊ थे तो ये बिकाऊ विधायकों को पहले से निकालते क्यों नहीं है, क्यों नहीं निकालते हैं? बिकाऊ विधायक इनके घर में क्यों बैठे हुए हैं? देखिए विधायक क्यों छोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कोई छोटा नेता नहीं है, आप खुद इनसे पूछिए, बताएंगे अर्पिता जी। बड़े नेता जब पार्टी छोड़ते हैं तो जानिए वो भविष्य देख पाते हैं,
वो विजनरी होते हैं, वो जान पाते हैं कि ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, तभी जाके वो पार्टी छोड़ते हैं। मुकुल रॉय क्यों पार्टी छोड़ गए? मुकुल रॉय तो राइट हैंड मैन थे, बिल्कुल राइट हैंड मैन थे ममता बनर्जी के, दाहिने हाथ थे। उन्होंने कि कभी इस नाव पर, मतलब आप एक बात तो मान गई ना कि नहीं, कोई बात नहीं, मतलब एक बात तो चित्रा जी आप भी मान गए कि मौसम वैज्ञानिक आज मौसम का रुख भांप चुके हैं, वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और इसीलिए नाव बदला है। आप तो ये मान रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो मोदी जी के अच्छे काम से आए हैं। कब तक करेगी सवारी ये जो दूसरे नाव की, टीएमसी से जितने लोगों को आपने बुलाया है, ये दूसरे नाव की सवारी कब तक करेगी? लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है दोनों और मेहमानों को मैं, विजय अवस्थी जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आप लोग भी लगातार वहां पर दम भर रहे हैं, लेकिन कड़ी चुनौती है क्योंकि ममता बनर्जी के कद के आगे आखिर कौन है बीजेपी का नेता वहां पर जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा? चित्रा जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जब नेता का नाम पूछा जाता है तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि नेता किसकी सरकार आ रही है, किस दल की सरकार आ रही है, तभी पूछना पड़ता है कि अच्छा आपका नेता कौन होगा। तो एक बात तो बड़ी साफ सी है कि ये ज्यों ही ये सवाल शुरू होता है कि आपका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, तो त्यों ही ये मान लीजिए कि वहां की जनता के बीच से ये संकेत आना शुरू हो गया है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़ी साफ सी बात कहूं और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ममता बनर्जी की हिंसा की और सांप्रदायिक अपीजमेंट की राजनीति के कारण बंगाल का भद्रलोक उनसे अब जी भर चुका है। कांग्रेस ने हिंसा की राजनीति की सिद्धार्थ शंकर रे के समय में तो वामपंथियों को सत्ता मिली, वामपंथियों ने हिंसा की ममता बनर्जी के खिलाफ तो बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी। और दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने उसी हिंसा का सहारा लेते हुए हिंसक राजनीति, आज भी शुभेंदु अधिकारी के उस पर हमला हुआ है, कितने 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं, पंचायत चुनावों में लोग नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर पाए। बंगाल की जनता इस हिंसा की राजनीति से अब उसका जी उठ चुका है। निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने संकल्प कर लिया है, मन बना लिया है। और जैसा कि संबित पात्रा ने कहा कि राजनेता जो होते हैं उनको मालूम होता है कि ममता बनर्जी का भविष्य नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके की करप्शन, जिस तरीके की अपीजमेंट की राजनीति और जिस तरीके की हिंसा, करप्शन और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया ममता बनर्जी ने, बंगाल का भद्रलोक अब उनको स्वीकार करने वाला नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए अर्पिता जी, उसके बाद मैं डॉक्टर फौद आपके पास आऊंगी। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है ना। देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जहां जहां जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में जिस आईपीएस को दिल्ली के लिए भेजा गया था, उसका आप वहां पर प्रमोशन कर देते हैं, तो ये तो उकसावे वाली राजनीति भी हो गई ना अर्पिता घोष, कहीं ना कहीं। नहीं, एक बात पहले हम बताएं, अभी जो बता रहे थे कि सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीति किया है तो बीजेपी ने किए हैं। बंगाल में ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के भद्रलोक क्या सोचते हैं वो आके आप लोग पूछिए इनको, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो कल्चर है, बंगाल की जो कल्चर है, ये कल्चर को ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं आप लोग। आप जो बता रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति बंगाल में आज तक कभी इसका अहमियत नहीं रही है, आगे भी नहीं रहेगी। और जो हिंसा की बात हो रही है, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये जो 34 साल जो वामफ्रंट के थे, उस टाइम पे लास्ट में जब ये सिंगूर, नंदीग्राम और ये जो नेता, ये जो सीरीज हुई थी, इसी में वो चलते किसानों पे जो हमला हुई थी, ये चलते बंगाल के लोग उसमें से उनसे मुंह फेर लिए थे। और यहाँ पे जो बोला नहीं, सांप्रदायिक हिंसा को थोड़ी देर के लिए अगर हम किनारे रख दें, अर्पिता घोष जी, अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उस पर काबू क्यों नहीं पा पाते? जल्दी से बोलिए। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक वाक्य बोलिए विजय जी, बोलिए, एक वाक्य बोल लीजिए। एक वाक्य सिर्फ ये कि ये सांप्रदायिक राजनीति की बात बीजेपी नहीं कर रही। कोलकाता हाई कोर्ट की तमाम टिप्पणियां पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उलट फेर लीजिए। उन्होंने जो ममता बनर्जी की सरकार के बारे में सांप्रदायिक राजनीति कही है, उस पर जाइए आप। ठीक है, ठीक है। भारतवर्ष देखिए, बंगाल क्या, भारतवर्ष देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आप ही से शुरू हुआ है। आपको वंदे मातरम अगर सांप्रदायिक राजनीति लगता है तो करिए आप, कहिए आप लोग। वंदे मातरम क्या ना सांप्रदायिक राजनीति है? बंगाल के लोग आज तक कभी बंकिम चंद्र को याद करके वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक राजनीति है, आगे चल के भी नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी बोलिए। और हमारे तरफ जो वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक है,
हिंसा कर रहे हैं। आप ये मुद्दा बनाइए, रैली में हिंसा आप करके ये हमको मुद्दा क्या बनाइए फायदा? बंगाल में तृणमूल कि कांग्रेस वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम गाना सांप्रदायिक है। अब बनाइए ये रैली में मुद्दा, हम लोग जाके हिंसा चालू करेंगे, ऐसा भी नहीं आया। इतना खराब कि वंदे मातरम कहना, नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गाना, वो वंदे मातरम का गान सांप्रदायिक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम गान सांप्रदायिक है, ये हमने नहीं बताया, पर मुमकिन आप ही तो कहते हो, आप ही कहते हो ये। किसने बोला आपको कि हम कहते हैं ये? आप हमारे मुंह पे मत बिठाइए। हम क्यों बिठाएंगे? ठीक है, ये तू मैं की राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हुए बीजेपी और ठीक है अर्पिता जी आऊंगी मैं आपके पास। टीएमसी के बीच जो कुछ चल रहा है, लेकिन सीपीआईएम कहां पर खड़ी है? डॉक्टर फौद हलीम, बीजेपी और टीएमसी ही मुख्य मुकाबले में वहां पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही है पश्चिम बंगाल में अभी। देखिए, मैं आपके सामने दो वाक्य कह रहा हूं। पहला, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये कह करके मास मीटिंग में कि 2011 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर को उन्होंने कहा था टीएमसी को वोट देने का। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये बात स्पष्ट आपको जान लेना जरूरी है। दूसरी बात, आज अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि हाँ, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ा था, 9 साल के लिए पकड़ा था, 6 साल वो भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिसभा में केंद्र में मंत्री रह चुकी है। तो आज अगर आप देखें पश्चिम बंगाल का ये जो हाल है, ये हाल में भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह आकर कहते हैं कि बंगाल में हम लोग आवाम के पास एक आवेदन कर रहे हैं कि 2021 में तृणमूल का सरकार न बने, लेकिन तृणमूल के लोग सरकार बनाए। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रैली हो रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के जो एक्स है उनके एक यूनियन कमेटी बन गई है। एक भी रैली में आपको ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलेगी। तो ये जो बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू की है, उसकी बुनियाद ये है कि जितने भी यहाँ पर जिनके नाम में यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो ईडी, सीबीआई या अन्य कोई एजेंसी के द्वारा हो, इन तमाम लोगों को खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करके केंद्र से जो लोग जांच करने आ रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्टी मेंबरशिप फॉर्म लेके आ रहे हैं और जांच के बुलावा दे करके उनसे पार्टी मेंबरशिप का फॉर्म भराया जा रहा है। आप टीएमसी से घूमते हुए बीजेपी और तमाम दूसरी बातें भी कह गए, लेकिन मैंने पूछा कि आपकी पार्टी कहां खड़ी है, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन आप जो बोल रहे थे संबित पात्रा उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। दिखा देते हैं 2016 और 2019 के नतीजे, जिसके जरिए आपको समझना आसान रहेगा कि 2021 की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। दक्षिण बंगाल में देखिए वोट शेयर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपको हम वोट प्रतिशत टीएमसी का कितना रहा था ये देखिए। 2016 विधानसभा चुनाव का 49.06%, बीजेपी उस समय बहुत ज्यादा पीछे थी, सिर्फ 9% उसका रहा था वोट शेयर, जबकि 3 सीटों पर वो जीत हासिल की थी। जबकि अगर 2019 की बात करें तो यहां पर पासा पूरी तरह से पलट जाता है और यहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का 47.10 होता है तो बीजेपी 39.63 पर आकर रुक जाती है। यानी कि यहां पर गैप काफी ज्यादा कम हो जाता है। बीजेपी को मिलती है 18 सीटें, टीएमसी जीतती है 22 सीटें और तभी से लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं और बीजेपी भी इसी वोट शेयर और सीटों के जरिए अब 2021 की राह को तय करते हुए ये बताना चाहती है कि दरअसल अब की बार तो बीजेपी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। और अब तमाम खास मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हुए संबित पात्रा जी, आप तमाम सवालों का जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है, ममता दीदी कह रही हैं कि पहले से ही सोनार बांग्ला है, आप क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्योंकि आप तो विभाजन की राजनीति करने आए हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए चित्रा जी, मैं तो खुद बंगाल से बहुत ताल्लुक रखता हूं, बंगाली बोलता भी हूं और आप भी बंगाल गई होंगी। सोनार बांग्ला था कभी? देखिए बंगाल के लिए कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल इतना महान था, मगर आज बंगाल की परिस्थिति, अभी कल्चर की बात की गई थी, बंगाल के कल्चर में कभी भी अटैक नहीं लिखा है, किसी को मारना बिल्कुल नहीं लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएं, उनके ऊपर आप पत्थरबाजी करें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही ममता बनर्जी कहे कौन नड्डा डड्डा पड्डा डड्डा आएगा तो हम पत्थर मारेंगे। आप बताइए,
बंगाल कभी, अरे बंगाल ने पूरे भारतवर्ष को आध्यात्मिक लौ दिखाया है। विवेकानंद से लेके अरबिंदो घोष तक, स्वामी परमहंस से लेके जितने भी महान पुरुष हुए, बंकिम तक, सबने एक अलौकिक लौ दिखाया है पूरे हिंदुस्तान को। इसलिए यह कहना कि नड्डा डड्डा डड्डा क्या होता है, ये कल्चर बंगाल का नहीं है। कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी का डर है। और देखिए, बंगाल की जनता आपका ये डिबेट देख रही होगी। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, जब अम्फान साइक्लोन आया था बंगाल के अंदर, अम्फान साइक्लोन में आप पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछिए, अम्फान साइक्लोन के बाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक, कुल मिलाकर 2700 करोड़ रुपए मोदी जी ने वहां पर दिए। पहले 1000 करोड़ रुपए दिए, बाकी सब कुछ मिला के 2700 करोड़ रुपए हुए। आज जनता क्या कह रही है बंगाल की सरकार को? चाल चोर सरकार, मतलब चावल चोर, त्रिपाल चोर सरकार। त्रिपाल जो हमने दिया था वो त्रिपाल जनता तक अम्फान में नहीं पहुंचने दिया गया है। और इसलिए मैं बताता हूं, और ये पूरा केस हाईकोर्ट में गया, ये है हाईकोर्ट का जजमेंट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा इसको सीएजी का ऑडिट कराइए। पैसा कहां चला गया? ममता बनर्जी ने तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि सीएजी का ऑडिट मैं नहीं कराऊंगी। ए तो भय कहनो, मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, ए तो भय कहनो, क्यों नहीं सीएजी से ऑडिट कराएंगी आप? अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि सीएजी से ऑडिट कराना पड़ेगा, मोदी जी ने चावल भेजा, मोदी जी ने तिरपाल भेजा, कहां गया? चाल चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार, चौलबे ना चार चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार। संबित पात्रा यहां पर लगा रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, ये भीतरी बनाम बाहरी की लड़ाई ममता बनर्जी आखिर क्यों? और जो आरोप अमित शाह की ओर से लगाए गए थे वहां पर रैली के और रोड शो के दौरान, उन्होंने कहा था कि क्या इंदिरा गांधी या दूसरे तमाम कांग्रेस के नेता जब जाते थे पश्चिम बंगाल, उस दौरान भी ममता बनर्जी जब कांग्रेसी थी यही भाषा बोलती थी। आज किस बात का डर है दीदी को? शायद एक गलती हो रही है, क्योंकि ये जो उन्होंने बहिरागत बोले हैं कि बाहर से आई हुई है, ये जो कल्चर की बात है, मतलब जो कल्चर वो ला रहे हैं बंगाल में, ये बंगाल की कल्चर है नहीं। ये जो अभी संबित जी ने बोल रहे थे कि हम बहुत ताल्लुकात रखते हैं, तो हम भी उड़ीसा से बहुत सारे ताल्लुकात है, उससे आप बंगाल की कल्चर समझ जाएंगे, ये हो नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। हम यहाँ पे जन्मे हैं, हम यहाँ पे बड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि बंगाल की कल्चर क्या है। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं, अभी आप अम्फान के बारे में बोल रहे हैं कि बंगाल के लोग चाल चोर बोल रहे हैं, ट्रिपल चोर बोल रहे हैं। आप बोलिए, ये जो आप लोग ये बना रहे हैं बीजेपी वालों, आप आइए ना बंगाल में, हम आपको बता रहे हैं, आप आइए, घूमिए, कहाँ जाना है आपको, मेरे साथ चलिए। आइए तो पत्थर मारेंगे आते, घूमिए, आपके साथ क्यों जाएंगे? हम अकेले नहीं जा सकते हैं, हम आएंगे तो पत्थर मारेंगे, फिर बोलते आइए ना। वाह, 2 लाख करोड़ की प्रॉब्लम है, इतना बड़ा अम्फान हुआ है, आप लोगों को पता है। मोदी जी आके घूम के चले गए, कितना दिया? 1000 करोड़। वो पूछ रहे हैं कि बंगाल घूमने के लिए आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? आपको क्या लगता है कि बंगाल में इतना जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी अम्फान के दौरान, उसका जो सल्टा सिर्फ कलकत्ता में 5,500 पेड़ गिर गया था, खाली कलकत्ता में। तो आपको क्या लगता है, आपका 2000 करोड़ बहुत बड़ी बात हो गई है कि मोदी जी आके दे दिए हैं? सब कुछ मोदी जी भेजते हैं, चावल मोदी जी भेजते हैं, तिरपल मोदी जी भेजते हैं। बंगाल की सरकार ऐसे हाथ में हाथ लेकर बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, सब अभी लोग करते हैं। नहीं अर्पिता जी, एक बात समझ से परे है, क्या केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बंगाल की सरकार आगे नहीं बढ़ सकती ताकि वहां के लोगों की बेहतरी हो? सरकार कदम से कदम मिलाकर आज तक किसी राज्य के साथ चले हैं? कोई फेडरल स्ट्रक्चर को केंद्र सरकार मानते हैं? किसी भी बिल को केंद्र पार्लियामेंट में लाने नहीं देते हैं, जबरदस्ती पार्लियामेंट सेशन बंद रखते हैं ताकि किसी ने कोई बात न कर सके। कभी किसी ऑपोजिशन में बात करते हैं तो तुरंत उसको बुलडोज कर देते हैं। ये क्या एक केंद्र सरकार चलाने की, एक फेडरल स्ट्रक्चर चलाने की सिस्टम है? संबित जी को पता नहीं है कि कैसे पार्लियामेंट चला जाता है? विंटर सेशन बंद कर दिए गए। गैर बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी तंग करती है, जो आरोप लगा रही है अर्पिता घोष। ये तो सारे भगवान आप ही लोग हैं। कमाल है, बुलडोज करके सब रख देते हैं। आप लोग पार्लियामेंट चलाते हो, कोई भी बिल पास मैडम मैं बोल लूं जरा, आप बुलडोज मत करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, बोलिए। सुनिए चित्रा जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग को कुछ पता नहीं और बाहरी भीतरी की बात हो रही है कि हम लोग कल्चर नहीं समझते हैं, हम जाएंगे तो ये हम बाहरी लोग हैं। बताइए, ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशियों के लिए तो ममता जी रोती हैं। नहीं सुनिए ना, रोहिंग्यान का कल्चर आपका है, आपका है रोहिंग्यान का कल्चर। रोहिंग्यान के कितने फिरकों ने वहां पर बैठक किया था और हिंदी में कहा था कि जो हमको हाथ लगाएगा काट के रख देंगे, तो ममता बनर्जी समर्थन में उतरी थी। रोहिंग्यान ममता दीदी की हो सकती है, ममता बनर्जी की कल्चर की हो सकती है, हम अपने कल्चर के नहीं है। अरे
हम तो माँ को दुर्गा पूजा करने वाले लोग, भगवान जगन्नाथ की पूजा करने वाले लोग हम आपके नहीं हैं, काली माँ को मानने वाले लोग हम आपके नहीं हैं, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो आपके हो गए। दुर्गा पूजा, कल्चर है। अरे बंगाल का कल्चर, दुर्गा मातार कल्चर। ना 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 दीदी, सुनो दीदी, आपने सुनो दीदी, आपने सुनो। हम तो काली माँ को मानते हैं, हम तो काली माँ को मानते हैं, रोहिंग्या तो नहीं मानते काली माँ को। हम आपके बाहरी हो गए, काली माँ को मानने वाले बाहरी हो गए, मगर रोहिंग्या जो है वो आपके अपने बच्चे हो गए। ऐसे कैसे हो गया? हम बाहरी कैसे हो गए? अरे नड्डा जी तो माँ दुर्गा को मानते हैं, वो बाहरी हो गए, मगर रोहिंग्या जो है वो बंगाल के हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? बांग्लादेशी जो है वो बंगाल के कल्चर को समझते हैं, मगर हिंदुस्तानी बंगाल के कल्चर को नहीं समझते हैं। ये कैसे हो गया? जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी नाराज हो जाती है। क्या ये बंगाल का कल्चर है? आप बताइए। ये आपका कल्चर है। नहीं, आप देखिए चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैडम नाराज हो गई है, मैडम लगातार बोल रही है, ये उचित बात नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए उसके बाद। नहीं सुनिए, आप पहले सुनिए। नहीं, आप पहले सुन लीजिए मैडम, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, जनता सुन रही है, समझ नहीं पाएगी। चित्रा जी आप बताइए, चित्रा त्रिपाठी, संबित पात्रा, अजनिवेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा कल्चर ज्यादा बंगाल का कल्चर है, या रोहिंग्या जो म्यांमार से आए हुए हैं, या फिर बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनका कल्चर ज्यादा? यही ममता बनर्जी के। हाँ, रोहिंग्या क्या? रोहिंग्या तो आपके अपने हैं, आप तो उनको सर पे चढ़ा के। अच्छा, रोहिंग्या बंगाल के कल्चर को खराब नहीं कर रहे हैं, मगर हम काली माँ को मानने वाले लोग हम आपके कल्चर को खराब कर रहे हैं। आप सुनिए जरा चित्रा जी, आप सुनिए जरा क्या बोल रही हैं। ये बोल रही हैं कि रोहिंग्या बंगाल के कल्चर को खराब नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो है वो बंगाल के कल्चर को खराब नहीं कर रहे हैं। हम जगन्नाथ भगवान को मानने वाले, हम काली माँ को मानने वाले, दुर्गा पूजा करने वाले हम लोग बंगाल के कल्चर को खराब कर दे रहे हैं। वाह, कमाल की बात है। रोहिंग्या बंगाल के कल्चर को खराब नहीं कर रहे हैं। बंगाल की जनता इस डिबेट को देख रही है, और बंगाल की जनता पूरी तरह से सच्चाई क्या है उसे समझ पा रही है। आप देखिए, आज ममता बनर्जी कह रही है कि रोहिंग्या की कल्चर हमारा कल्चर है, बंगाल का कल्चर है, मगर हमारा कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है। आप बिल्कुल सुन लीजिए, रोहिंग्या का कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है। आप लोग रोहिंग्या को वहां बढ़ावा दे रही है, आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां बढ़ावा दे रही है, और जो मूल बंगाल के निवासी हैं उनको आप बाहर धकेलना चाहती है। मूल बंगालियों को उनके प्रति आप अन्याय कर रही है, मूल बंगालियों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। हो गई, ये नहीं चलने वाला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इस तू मैं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अर्पिता जी, बंगाली कल्चर महत्वपूर्ण है, सभी उसको सिर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन अगर कोई दिल्ली से जा रहा है तो आप उसको इस तरह से एक टारगेट कैसे कह सकते हैं कि ये बाहरी है और यहाँ की संस्कृति को वो एडमायर नहीं कर रहे हैं वहां से? आप भी तो टीएमसी की राज्यसभा सांसद होने के नाते दिल्ली ही आती हैं, यहीं से हम एक देश के तौर पर सोचें, हम एक छोटे छोटे राज्य के तौर पर, और इस तरह से क्यों सोचते हैं कि यूपी का या बाहर का कोई आके यहाँ के कल्चर को, आप उसको ये भी तो सीख दे सकते हैं कि आप इसको अपनाइए। हम एक बार बताएं, एक इंसिडेंट बताते हैं। स्वराष्ट्र मंत्री जी आए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे घुसे हैं। वो जो बेड जहां पे बैठ के अमित शाह जी ने लिख रहे थे, आपको पता नहीं आज तक रविंद्रनाथ जी के मृत्यु के बाद आज तक किसी ने उस खटिया पे बैठे नहीं है। वहां पे बैठ के टैगोर लिखते थे। ये हमारी जो है सोच है। क्या बोल रही हैं बताइए, क्या टॉपिक है, कौन सा बेड पे? आप बताइए। ये अरे टैगोर जी का सम्मान करते हैं तभी तो गए थे। क्या बोल रहे हैं? बेड पे बैठ गए, बेड के पास खड़े हो गए, इसमें चुनाव होता है? आप बताइए। अरे नहीं रोहिंग्या, अरे आप बंगाली हैं, हम भी बंगाली हैं, चिंता मत करिए, मगर आप रोहिंग्या की हैं, मगर हम बंगाल के हैं। आप रोहिंग्या की हैं, आप ममता दीदी, ये जो मुमताज दीदी है, ये मुमताज दीदी रोहिंग्या को हक में खड़ी है। मुमताज दीदी के लिए हम लोग बाहरी है, मगर रोहिंग्यानी अपना है। मुमताज दीदी के लिए तो बांग्लादेशी अपना है, हम लोग सब बाहरी हैं। अरे मुमताज दीदी जब रोहिंग्यानियों के साथ बैठ के नमाज पढ़ती है तब तो ठीक है, मगर हम जब विकास की बात करते हैं तो वो गलत बात है। क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप लोगों के लिए अरे बताइए, नहीं आप आदरणीय टैगोर जी को इसमें मत लाइए, हम भी टैगोर जी का सम्मान करते हैं। कम से कम इससे अब आगे निकलते हैं ना। ये नमाज क्यों लेकर आते हैं आप लोग हर बार? संबित पात्रा, क्यों नहीं लाएंगे?
ये हर बार हमें कहते हैं, ये हर बार हम लोगों को बाहरी कहते हैं, ये जय श्री राम को हिंदुस्तान की बोली नहीं कहते हैं, मगर रोहिंग्यान के साथ जाके ममता बनर्जी नमाज पढ़ सकती है और वो कहती है कि ये रोहिंग्यान जो है हमारे भाई हैं। आप बताइए क्यों नहीं? बिल्कुल एक्सपोज करेंगे इनको, बिल्कुल इनको एक्सपोज करेंगे। ये जब तक रोहिंग्यान को अपना मानती रहेंगी और भारतीयों को पराया मानते रहेगी, हम इस सच्चाई को जरूर रखेंगे जनता के सामने। रोहिंग्यान इनके अपने और हम पराए चल रही है, वही इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी वर्सेस यहाँ पर टीएमसी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, डॉक्टर फौद हलीम को भी लेकर आते हैं बीच में। डॉक्टर फौद, जो पहले सवाल मैंने आपसे पूछा था, खुद आपकी पार्टी अपने आप को कहां खड़ी देखती है? इस तरफ उस तरफ, बीच में कहां पर खड़ी है? जो पहले मैंने सवाल पूछा और आपने घुमा दिया था, वही सवाल लेकर एक बार फिर से मैं आपके बीच हूं। देखिए, आप अगर फुर्सत से हमें जवाब देने दे तो फिर आपको समझ में आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी तो मसरूफियत दूसरी तरफ है। खैर, आप जब फिर सवाल करते हैं मैं फिर जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मालूम नहीं कि आप उससे ये होंगे मुखातिब होंगे। खैर, हमारा ये अहम ये मुद्दा है। आप देखिए, अभी जो तूतू मैमे हो रही है तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये अहम मुद्दों को सामने रखकर नहीं हो रही है। अभी 5.5 लाख सरकारी नौकरी में वहां पर शून्य पद है, तो ये 5.5 लाख सरकारी नौकरी को भरने का जो सवाल है, ना भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब दे रही है, ना तृणमूल कांग्रेस सवाल का जवाब दे रही है। दूसरी बात यह है, क्यों जवाब नहीं दे रही है? इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि राज्य में तृणमूल को अपना जो खामियाजा है उसको छिपाना है और केंद्र में नरेंद्र मोदी को अपनी खामियाजा छुपाना है। इसलिए नौकरी का मुद्दा ये लोग सामने नहीं ले आना चाहते हैं। यहाँ पे बंगाल में अभी जो किसान है, किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उसका फसल के लिए, ये मुद्दा ना टीएमसी के लिए अहम है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। किसान का आंदोलन सर्वभारतीय स्तर में चल रहा है। केंद्र में जो कानून नरेंद्र मोदी ने लागू किया है वो पूरा 6 साल आगे जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने कानून हमारे विधानसभा में पारित किए, वो उसी कानून को उन्होंने जेरोक्स करके केंद्र में उन्हें लागू किया है। तो इसमें उनमें एक नीतिगत स्तर पर उनमें एक इकाई है। तीसरा सवाल जो अहम मुद्दा है, महंगाई का सवाल। महंगाई का सवाल में ममता बनर्जी ने कहा तेल का ऊपर में जो टैक्स है राज्य स्तर का वो माफ कर देंगी जब वो क्षमता में आएंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने एक ही चीज कहा कि तेल का दाम जो बाजार में बिकता है उसका बड़ा हिस्सा टैक्स का है, वो पावर में आएंगे तो वो उसको कम कर देंगे। तो देखते हैं कि नीतिगत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल एक ही तरफ के लोग हैं, उनके मानव संपद भी एक ही तरफ के लोग हैं। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की लड़ाई महत्वपूर्ण होती जा रही है। 10 दिन पहले अमित शाह ने जहां पर रोड शो किया, वहीं पर आज पदयात्रा करके सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज किया है ममता बनर्जी ने। अब ये जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, लोगों के दिलों में कौन सी पार्टी घर करती है अपने मुद्दों के साथ, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण।